नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस क्लास के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी एसएससी जीएल एंड जो मेजर एग्जामिनेशन है सभी के लिए आपकी चीजें स्टार्ट की जा रही हैं और आप सभी जानते हैं कि उस लेवल पर इंडियन पॉलिटी को कवर किया जा रहा है कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत न पड़े। आजीवन काल का बैच है ये, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लिए तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छात्र क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। बात को समझना, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ये हमारे आज के टॉपिक्स है। पार्लियामेंट के बारे में हम कल ही चर्चा कर चुके थे, लेकिन कुछ पोर्शन बचता है। पार्लियामेंट की जो विशेष आपकी प्रणालियां हैं, जो पार्लियामेंट के अंतर्गत विशेष तौर पर निभाई जाती है, वो आपका बचा हुआ है। और दूसरा आपका लेक्चर 15 होने वाला है। 5 लेक्चर और बचते हैं और आपकी इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी। ठीक है, 20 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी कवर होनी है। तो बचे हुए लेक्चर्स के लिए रेडी रहना। जो कोशिश में ये करूंगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट को भी ठिकाने लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को भी आगे ठिकाने लगा दूं। उसके बाद आपका क्या बचेगा? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारा कवर होता है, उसके बाद हमारा रूलिंग स्टेट बचेगा, एक दिन में कवर होता है। इसके बाद रूलिंग स्टेट के बाद हमारा यूटी पंचायत बचता है, वो भी एक दिन में कवर होता है। उसके बाद रूलिंग सेंटर बचता है, वो भी एक दिन में कवर होता है। 3 दिन में वो चीजें कवर हो जाएंगी। फिर जैसे रूलिंग स्टेट एंड यूटी आपका कवर होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन आपका कवर होगा, देन बच्चे फिर आपका एक बहुत ही मेजर पोर्शन बचता है। इस मेजर पोर्शन को बोलते हैं इंपोर्टेंट कमीशन। एक क्लास में खत्म होगा इंपोर्टेंट कमीशन। इंपोर्टेंट कमीशन के बाद आपका क्या बचता है सर? फिर पता है इमरजेंसी खत्म, फिर संविधान संशोधन के लिए वन टॉप सेशन 21वें नंबर का, फिर एक 22वें नंबर का रिवीजन और आपकी इंडियन पॉलिटी कवर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलो तथास्तु बैच के अंदर जो बच्चे स्टैटिक की डिमांड कर रहे हैं, स्टैटिक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है और उसके लिए चीजें चल रही हैं। वी आर अंडर द डेवलपमेंट ऑफ मेजर मेजर थिंग्स। उसके लिए भी रेडी रहना। जितने बच्चे क्लास में आकर नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार भाई नमस्कार। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं चीजों को, मगर किसी परेशानी के खुल के खेलना है, माहौल बना के रखिएगा। ठीक है, माहौल बना के रखिएगा, चीजों को एक स्तर पर बहुत आगे लेके जाने का प्रयास आपका होगा। ठीक है, याद रखना। स्टार्ट करते हैं चीजों को कुछ ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कल किस क्लास में पहुंच चुके थे? कल की क्लास में मुझे एक बार बता दीजिए सर किस पोर्शन पे हम पहुंच चुके थे? आर्टिकल 89 आपका शुरू होना है। ठीक है, आर्टिकल 89 आपका शुरू होना है। मुझे बढ़िया प्रकार से पता है। आर्टिकल 89 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि कुछ एक पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म रिवीजन कराऊंगा पहले, देन उसके बाद लॉन्ग टर्म रिवीजन के बारे में बात करते हैं। आपकी हेडिंग आपको डालनी है, आपकी हेडिंग आपको डालनी है। इस हेडिंग को कहा जाता है आपका क्या वाला? ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंतर्गत कुछ अधिकारियों की चर्चा की जाएगी। ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट चर्चा है, ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद में अधिकारियों की व्याख्या की जानी है। संसद में अधिकारी, संसद में अधिकारियों की व्याख्या की जानी है। अधिकारी, संसद में अधिकारी की व्याख्या की जानी है। संसद में अधिकारी, तो यहाँ आपके दो स्तर पर हो सकते हैं। जो ये पर्सन है, ये दो स्तर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्तरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दो स्तर आपको कैसे कैसे देखने को मिलेंगे बताइए थोड़ा सा। सर जो पार्लियामेंट के अंदर ऑफिसर्स हैं, इसके दो लेवल्स हैं। पहला आपको देखने को मिल सकता है राज्यसभा में, राज्यसभा में आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरे आपको देखने को मिल सकते हैं लोकसभा में, आपको देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन सभी के बारे में पहले मैं आपको शॉर्ट आर्टिकल्स बता देता हूं, देन आप लॉन्ग आर्टिकल्स और उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखो हम बात करते हैं इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना। देखो मैं होल्ड करने के लिए तो इस क्लास को फ्री भी कर सकता हूं, ठीक है, बट उसके बाद YouTube इसको रिकमेंड करना बंद कर देगा। मैं YouTube की अर्निंग एल्गोरिथम आपको बता सकता हूं। YouTube पे अर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? वो जो एड्स बीच में आते हैं वो आवाना मेरी मजबूरी है। अगर वो एड नहीं आएंगे तो क्लास का रिकमेंडेशन YouTube रोक देगा। YouTube अभी इस क्लास को छोटे-मोटे लोगों के पास भेज देता है क्योंकि YouTube को लगता है इस क्लास से YouTube की कमाई है। मैं तथास्तु वैसे कोई भी मोनेटाइजेशन मनी नहीं कमाता। मोनेटाइजेशन पूरी की पूरी तथास्तु कैटेगरी पर ही बंद है। अगर मैं चाहता तो इस वेब से मैं काफी धन कमा सकता था YouTube पर, परंतु बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बैच को एक अलग ऊंचाइयों तक लेके जाने का मेरा प्रयास है। आप लोगों का ना एक अथक प्रयास है। सर इस टीचर से पढ़ ले, उस टीचर से पढ़ ले, 4 टीचर से पढ़ ले, ये आपका कांसेप्ट रहता है। लेकिन मैं विनम्र पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि बच्चे अगर आप चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेंगे ना, आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। जो बीच-बीच में ऐड आते हैं, दीस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर यूट्यूब। यूट्यूब को लगता है कि अगर कोई बच्चा इस क्लास पे ऐड भी देख रहा है तो क्लास का इंपोर्टेंस है, इस वजह से वो उसको भेज पाता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ये ऐड भी बंद हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ प्रावधान करता हूं। मैं जिस दिन तुम मेरे बारे में जानोगे ना, जिस दिन तुम मेरे बारे में जानोगे कि व्हाट आई हैड डन फॉर टीचिंग, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हैं सच में ऐसे इंसान अभी भी जीवित हैं। तो आपको ये लगेगा कि सच में ऐसे इंसान अभी भी जीवित हैं। लीजिए, राज्यसभा के अंदर आपके जो ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 89 आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 89 देखने को मिलेगा, आर्टिकल 89 इसके अंदर सभापति और उपसभापति के पदों का जिक्र है। सभापति और उपसभापति के पद का जिक्र है। सभापति और उपसभापति के पद है। उपसभापति पद का जिक्र किया गया है। सभापति और उपसभापति पद का जिक्र किया गया है। बच्चे मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जी हां। दूसरा आपको यहां देखने को मिलता है आर्टिकल 89 के अंतर्गत, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन बात बहुत ध्यान से समझना, शब्दों का खेल है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ही होगा, वाइस चेयरपर्सन ही होगा और कोई शब्दावली इसमें प्रयोग ही नहीं हो सकती। ठीक है, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? ये कहां से चुने जाते हैं? देखो चुने जाने का समझना, जो उपसभापति होता है ये हमेशा से हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। उपसभापति या राज्यसभा सदस्य होता है। ये कौन होता है सर? ये राज्यसभा सदस्य आपका होता है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। दिस इज राज्यसभा सदस्य। क्लियर है? ओके। उद्देश्य होता है सर सदन में मर्यादा बनाए रखना, सदन में मर्यादा बनाए रखना, डेकोरम बनाए रखना, डेकोरम को मेंटेन करना, डेकोरम को मेंटेन करना हाउस के अंदर। दूसरा है सदन में विधेयक पर चर्चा कराना, सदन में विधेयक पर चर्चा कराना, विधेयक पर चर्चा कराना, विधेयक पर चर्चा कराते हैं कि भैया चर्चा हो रहा है, विधेयक पर बात करना। ठीक है, डिस्कशन ओवर अ बिल। विधेयक का मतलब होता है बच्चा बिल के ऊपर डिस्कशन कराना, इनका पॉइंटर होता है। तीसरा पॉइंटर होता है कि सर विधेयक को सबके सामने पेश करना, सदन में विधेयक को मंत्रियों को पेश करना, सदन में विधेयक सदन में विधेयक को ठीक है सदस्यों को पेश करना, सदस्यों को पेश करना, सदस्यों को पेश करना, पेश करना और सदन की कार्यवाही इनके द्वारा कराई जाती है। सदन कार्यवाही ये करते हैं, सदन कार्यवाही ये करते हैं। यानी इसका मतलब है हाउस के जितने भी वर्किंग होते हैं, हाउस की वर्किंग इन्हीं के द्वारा देखनी पड़ती है। ये हाउस की वर्किंग देखते हैं। तो ये है बच्चे इनके द्वारा निभाए जाने वाले मेजर मेजर वर्क्स जो ये निभाते हैं। ठीक है, इसमें तगड़े लेवल पर आप याद रखना। कोई समस्या है? नो सर, कोई समस्या नहीं है। अब पॉइंट ये आता है, मैंने बताया ये तो वाइस प्रेसिडेंट है और ये राज्यसभा सदस्य है, यहीं से इनका चयन और इस प्रकार से शब्दावली प्रणाली इनकी चलती है। दूसरा पॉइंट आता है आर्टिकल 89 के बाद आर्टिकल 90 आपका होता है। 90 में क्या होता है? देखो उपसभापति की इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की इनकी जो है पद मुक्ति के बारे में बात की गई है, रिमूवल की बात की जाती है। इनकी पद मुक्ति अर्थात इनका रिमूवल की चर्चा की गई है। बच्चा रिमूवल प्रोसेस वेरी वेरी इजी, रिमूवल बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं कैसे होता है सभापति का, अगर रिमूवल की बात करते हैं, इनका रिमूवल कहां पे? सर इनका जो रिमूवल है वो 67 के बी में लिखा हुआ है। आप भी जानते हैं क्योंकि ये राष्ट्र उपराष्ट्रपति है, तो इनका रिमूवल हम यहां नहीं लिख सकते, वो लिखा हुआ है 67 के बी में लिखा हुआ है। बट हां, उपसभापति की अगर मैं बात करता हूं, उपसभापति को पद से कैसे हटाएंगे? उपसभापति को पद से कैसे हटाएंगे? पद मुक्ति कैसे होगी? सर साधारण विधेयक पारित करके, साधारण विधेयक पारित करके, विधेयक पारित करेंगे, हट जाएंगे, साधारण विधेयक पारित करके कर देंगे, पारित करके। यानी ये है पासिंग ए ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ए ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ऑर्डिनरी बिल। अगर ऑर्डिनरी बिल को ये पास करते हैं तो खेल खत्म है। ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं मामला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। तो पासिंग ऑर्डिनरी बिल काम करना, ठीक है, याद रखिएगा। और ये थोड़ा लाइक कर दो आप सब, अगर आप सब अभी लाइक कर दोगे तो क्लास का थोड़ा माहौल बन सकता है, आप कर लीजिएगा। आर्टिकल 91 बहुत बढ़िया और भी जोरदार है। आर्टिकल 91 क्या कहता है? अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य संभालेगा। सभापति नहीं है, सभापति अनुपस्थित है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो कार्यभार किस पे जाएगा? उपसभापति पे जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? वर्कलोड कौन संभालेगा? कार्यभार संभालेगा उपसभापति। ये आपका कांसेप्ट है, उपसभापति अगर संभालेगा। बात समझ में? इफ द चेयरपर्सन इज नॉट अवेलेबल देन वर्किंग विल बी डन बाय वाइस चेयरपर्सन। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं। क्लास के अंतर्गत एक बच्चा कमेंट करा, अभी ब्राह्मण जी यूपीएससी कल करे, आई लाइक
यू एनर्जी। आपका बहुत बहुत आभार सिस्टर। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो आप और भी सिस्टर्स को बताएं कि यहाँ पर जिस लेवल की चीजें चल रही है वो बहुत अच्छी है। तो आपसे बहुत बहुत निवेदन है दीदी कि आप सबको बता दें। आगे बात करते हैं आर्टिकल 92 के बारे में। लीजिएगा आर्टिकल 92 के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिकल 92 क्या है? आर्टिकल 92 के अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। आर्टिकल 92 में दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो पद पर नहीं बैठेंगे। बात को समझना, यदि सभापति या उपसभापति, सभापति स्लैश उपसभापति को पद से हटाया जा रहा है, सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, वो पद पर नहीं बैठेंगे। पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है, प्रक्रिया चल रही तो वे पद पर नहीं बैठेंगे। चल रही तो वे पद पर नहीं बैठेंगे, तो वे पद पर नहीं बैठेंगे, पद पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, याद रखिए। अगर ऐसी अकस्माती परिस्थिति बन जाती है, लेट्स सपोज अगर अकस्माती परिस्थिति बन जाती है तो क्या होगा? सर अकस्माती परिस्थिति का मतलब क्या है? अगर दोनों ही पोस्ट पर ना हो, ना आपका चेयरपर्सन है ना वाइस चेयरपर्सन है, कंडीशन क्या बनेगी? अगर चेयरपर्सन मान के चलिए, अगर आपका सभापति उपसभापति दोनों ही नहीं है, मान के चलो सभापति भी नहीं है, ठीक है, उपसभापति भी नहीं है, अब क्या सी दिक्कत होगी? सर अगर दोनों ही मौजूद नहीं है, ना सभापति ना उपसभापति, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा? प्रेसिडेंट 6 सदस्यीय परिषद में से एक व्यक्ति को चुनेगा। ठीक है, याद रखना। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति 6 सदस्यीय परिषद में से एक व्यक्ति को चुनेगा। 6 सदस्य परिषद से एक को चुनेगा, 6 सदस्य परिषद से एक को चुनेगा, परिषद से एक को चुनेगा, 6 सदस्य परिषद से एक को चुनेगा। ये कांसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और 6 सदस्य परिषद जो होती है ये प्रत्येक सदन में होती है, यानी यह आपको देखने को मिलती है, प्रत्येक सदन के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या है। आपको दिमाग में आई बात, दिमाग में बैठी बात। ठीक है, चलिए चलिए ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 92 हो गया, बच्चे आर्टिकल 93 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 93 ये क्या होता है? लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की चर्चा होती है। अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष की चर्चा होती है, उपाध्यक्ष की चर्चा होती है, उपाध्यक्ष की चर्चा होती है। इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या बोला जा सकता है? सर इसी को हम स्पीकर बोल सकते हैं या इसी को हम चेयरमैन बोल सकते हैं। चेयरमैन बोल सकते हैं, इसको स्पीकर या चेयरमैन बोल सकते हैं, चेयरपर्सन नहीं बोलेंगे। इनमें डिफरेंशिएशन रखने के लिए आर्टिकल 93। और इनका जो चयन होता है, इनका चयन कहां से होता है? सर चयन जो होता है इनका कहां से होता है? चयन बहुत सिंपल है, इनका चयन लोकसभा से ही होता है। चुनाव की प्रक्रिया इनके लिए शुरू की जाती है। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं कि चेयरपर्सन के पद पर कौन है? ओम बिरला इज ऑन चेयरपर्सन पोस्ट। यहां उपसभापति हमारे सीपी राधाकृष्णन है, सभापति सीपी राधाकृष्णन है, उपसभापति कौन है हमारे? हरिवंश राय नारायण, हरिवंश नारायण है वर्तमान में इस पद पर। लोकसभा का उपाध्यक्ष पद खाली है, देखा जाता है अपोजिशन लीडर बैठता है, बट अभी वो खाली है। ठीक है, रखना। इनका कर्तव्य क्या होता है? अगर मैं इनके कर्तव्य की बात करता हूं, इनका कर्तव्य बिल्कुल सेम है, इनकी ड्यूटी बिल्कुल सेम है। उद्देश्य यह है कि भैया सेम टू सेम इनका कर्तव्य है। यही चारों पॉइंट आपको लोकसभा के लिए भी मौजूद देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बार-बार सदन लिख रहा हूं कि सदन 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 सदन, बार-बार सदन लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह जो सभापति है उसको राज्यसभा मेंटेन करेगा और जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको लोकसभा मेंटेन करेगा। आर्टिकल 94 आता है, इनको पद मुक्ति प्रक्रिया कैसी होगी? पद मुक्ति प्रक्रिया इनकी कैसी होगी? वो भी आसान है। देखो अगर हम बात करते हैं स्पीकर के लिए लगेगा विशेष बहुमत, स्पीकर के लिए क्या होगा? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत लगेगा। यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, इसको बोलते हैं 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत आपको देखने को मिल जाएगा, 2/3 बहुमत आपको देखने को मिल जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उप स्पीकर के लिए अगर मैं बात करूं तो साधारण बहुमत लगेगा। इसके लिए साधारण बहुमत लगेगा, साधारण बहुमत आपको देखने को मिल जाएगा, बहुमत आपको देखने को मिल जाएगा। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी 95 में क्या है? 95 में सिंपल है कि अगर सभापति अनुपस्थित है तो यहाँ लिख जाता है, एक मिनट मैं पेज को वाइट कर। हाँ, आर्टिकल 95 में सिंपल है, आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है कि अगर भाई साहब आर्टिकल 95 क्लियर बताता है कि अगर स्पीकर अनुपस्थित है, स्पीकर एब्सेंट है, अगर स्पीकर एब्सेंट हो गया तो वर्क कौन संभालेगा? सब वर्क संभाला जाएगा उस टाइम पर उप स्पीकर के द्वारा, उप स्पीकर वर्क को संभालेगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है अगला क्लॉज इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है। और वो अगला क्लॉज क्या है? आर्टिकल 96 सिंपल है, जो डिट्टो सेम बात है कि सभापति उपसभापति पद से हटाने की प्रक्रिया रहती है तो पद पर नहीं बैठेंगे, राष्ट्रपति 6 सदस्यों को परिषद से मुक्त करेगा। तो ये बिल्कुल होगा लाइक आर्टिकल 92, बिल्कुल आर्टिकल 92 की भांति है, बट ये है फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए आर्टिकल 92 की भांति काम करेगा। मतलब की बात ये है कि जैसे यहाँ सभापति उपसभापति है, स्पीकर उप स्पीकर बात करें। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें याद रख लेंगे क्या क्या परिस्थितियां आपकी बताई जाती हैं। जिस बच्चे को आवाज कम आ रही है अपने फोन के वॉल्यूम बटन का प्रयोग करें और आपकी आवाज की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके दोनों ही क्लॉजेस समझ में आए हैं तो मुझे बता दीजिए, लेवल यही रहेगा और इस तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? समझ पाए हैं सारे आर्टिकल्स? ठीक है, चलो कोई दोनों ही क्लॉजेस समझ में आए हैं तो मुझे बता दीजिए, लेवल यही रहेगा और इस तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? समझ पाए हैं सारे आर्टिकल्स? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जिस बच्चे के अभी भी यूपीएससी में क्वेश्चन कम बना, यूपीएससी की मैराथन लिया टॉप 500 क्वेश्चन जाके देख लेना होगा। टॉप 500 पॉलिटी वाइज करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, इसलिए मैं हाथ से लिखवाया। अब हम इन आर्टिकल्स को एक-एक करके क्लियर करते हैं, एक-एक करके और ज्यादा क्लियर करते हैं। ये तो आपने इसका एक ओवरव्यू देख लिया, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसके ओवरव्यू के साथ-साथ सबसे पहले मैं आर्टिकल 89 को थोड़ा और डेप्थ में बताता हूं। आर्टिकल 89 को थोड़ा और डेप्थ में बताता हूं, समझिए। बच्चे नोट आपको यही करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल है इसका। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 89। ये बात करता है किसके बारे में? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, आर्टिकल 64 में बात लिखी हुई है। बढ़िया, नेक्स्ट है निर्णायक मत। सभापति सामान्य स्थिति में वोट नहीं देते, लेकिन टाई होने पर निर्णायक मत देते हैं, कास्टिंग वोट देते हैं। ये चीज कहां लिखी हुई है? सर निर्णायक मत जो होती है ये लिखी हुई है आर्टिकल 100 के फर्स्ट क्लॉज में। आर्टिकल 100 के पहले क्लॉज में लिखी हुई है कि अगर वोटिंग के दौरान, अगर लोकसभा में अगर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान मैटर ऑफ टाई आ जाता है तो जो डिसिसिव वोट डाली जाती है, जो कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको डिसिसिव वोट्स बोलते हैं, ये कौन देता है? स्पीकर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से ही उपसभापति को चुनते हैं। ये बच्चे आर्टिकल 89 समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 88। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सचिवालय और कार्यप्रणाली, सदस्य की योग्यता, ये तीनों चीज देखना इन्हीं का काम होता है। ये और डेप्थ में बच्चे, ये आपका काम करता है सिविल्स के लिए एंड स्टेट पीएससी के लिए काम करता है, स्टेट पीसीएस के लिए और उसके लिए काम करता है। इनका काम क्या होता है? आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के उद्देश्य की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। सचिवालय कार्यप्रणाली की भी बात की गई कि हां जी, संसद के सचिवालय सेक्रेटरी के अंदर भी इनकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, बट इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। इनके बारे में तुम थोड़ा सा समझना। आर्टिकल 90 और 92 पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने के लिए 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना जरूरी है। 14 डेज प्रायर नोटिस दोनों केसेस में जरूरी होगा, दोनों केसेस में जरूरी होगा। यह पॉइंट बहुत क्लियर है कि 14 डेज प्रायर नोटिस दोनों को देना पड़ेगा। ये बात आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 90 के अंतर्गत, आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 90 में ये बात देखने को मिलती है। दूसरा है उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देंगे, ये बात कहां लिखी हुई है? ये भी आर्टिकल 90 में लिखी हुई है। आर्टिकल 92 में यदि सभापति उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे और ना ही निर्णायक मत देंगे। ये चीज मैं आपको पीछे बता के आया नहीं आया? ठीक है, याद रखें 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, याद रखें, मजा आ गया। ठीक बात है, आगे बात करते हैं सभापति के बारे में। अगर चर्चा हुई है तो नेक्स्ट अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 से लेकर 95 तक मेजर आर्टिकल्स, 93 और 95 में उनके लिए विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, याद रखना। 93 में लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष यानी कि एक स्पीकर को चुनेंगे और एक आपके उप स्पीकर को चुनेंगे। त्यागपत्र की
1994 में त्यागपत्र की चर्चा की, आपस में एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, तो इनका जो रिजाइन होता है वो आपस में एक दूसरे को दिया जाता है, स्पीकर उप स्पीकर को देगा, उप स्पीकर स्पीकर को देगा, ठीक है, इनका अपना सिस्टम बढ़िया है इनका। ओके, याद रखना, अनुपस्थिति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कर्तव्य का पालन करता है, 95 में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से भैया आप सारे के सारे आर्टिकल्स को समझ पाए, 93 94 95 ये रही इसकी सीट, इस सीट पे बैठेगा कौन, वो बनेगा डॉन, बिल्लू डॉन। नोट करिए फटाफट से, हम याद रखेंगे चीजें किस प्रकार से आपकी चल रही हैं, ठीक है, याद रखना। सर याद करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, खुद याद करना, क्लियर हुआ भाई? इस इमेज के लिए एक लाइक बनता है। अगर मैं बताऊं वर्तमान परिस्थिति की मैं चर्चा करता हूं, वर्तमान परिस्थिति की अगर मैं चर्चा करता हूं, वर्तमान में स्पीकर कौन है, स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं बिरला साहब, ओम बिरला है, ओम बिरला है। उप स्पीकर की चर्चा करता हूं, उप स्पीकर कौन है, ये पद खाली है, ये वेकेंट पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, वेकेंट है, ठीक है, चलो बढ़िया, बेहतरीन। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 96 97 98, 96 तो मैंने बता दिया, 97 98 आर्टिकल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बताइए जरा। सर देखो 96 97 98 आर्टिकल क्या है, अन्य मैंने बता दिया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के दौरान में पीठासीन नहीं होंगे, ये बात होती है, और अगर राष्ट्रपति चाहता है तो 6 सदस्यीय परिषद में से किसी एक व्यक्ति को वहां पर चुन सकता है। 97 में इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, मतलब सैलरी प्रोविजंस ऑफ किसके सैलरी प्रोविजंस है सर जी, इन चारों ऑफिसर्स के, ठीक है, चारों ऑफिसर्स के सैलरी प्रोविजंस है, ठीक है, ये 4 ऑफिसर्स के प्रोविजंस है, 4 ऑफिसर्स प्रोविजंस है, ऑफिसर्स प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह आर्टिकल 97 में, आर्टिकल 98 में क्या सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलता है, सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलता है, सचिवालय, लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होते हैं, कि लोकसभा का सेक्रेटरीट अलग है, राज्यसभा का सेक्रेटरीट अलग है, 98 में लिखा है। 99 में शपथ है, ठीक है, पहले इसको समझिए, सेक्रेटरीट का मतलब होता है इनके अलग अलग सचिवालय का होना, 4 ऑफिसर्स के, हाँ, these 4 ऑफिसर्स, और ये 4 ऑफिसर्स कौन है मैं बता दूं, ये सभापति उपसभापति सभापति उपसभापति सभापति उपसभापति, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, इन चारों की सैलरी की चर्चा यहाँ पर की गई है, उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, याद रखेंगे, ठीक है, चलो फिर से स्टडी कंटेंट 1 2 3 4 आ चुका है। स्टडी कंटेंट या तो बाबू अपने बुद्धि का स्तर कम हो गया है, या फिर आप समझना नहीं चाहते, या फिर आप क्लास में लेट आते हैं, ये जो चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैं पढ़ा के हाथ से लिख के पढ़ा के आ गया, लेकिन नहीं, तब तो तुम बिजी थे कि आस्की करनी है, जाके टेडी देके आना है। स्टडी कंटेंट 1 2 3 4 डट जा मेरे लाल पढ़ ले बाबू, ये मैं हाथ से पढ़ा के आ गया हूं, थोड़ा सा समझेगा, एकदम ही कतई का ही बोले भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 99 क्या है, आर्टिकल 99 की चर्चा लेंगे। व्हाट इज आर्टिकल 99? फिर सदस्यों के द्वारा शपथ होती है, सांसदों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर भी होता है वो भी दिला सकता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का कांसेप्ट क्या है, प्रोटेम स्पीकर का कांसेप्ट क्या देखने को मिलता है, बताइए प्रोटेम स्पीकर का कांसेप्ट क्या है? देखो प्रोटेम स्पीकर जो आपको देखने को मिलते हैं इनके बारे में चर्चा करना। व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, सर जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है तब की बात है, नई लोकसभा का गठन, तो नई लोकसभा के गठन में जब तक कि नया स्पीकर नहीं चुन जाता, नई लोकसभा के गठन में जब तक कि नया स्पीकर नहीं चुन जाता, पुराना स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा, उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। मैंने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर इसको क्या किस ये कौन होता है, नई लोकसभा के गठन में, नई लोकसभा के गठन में, नई लोकसभा के गठन में, लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद जब तक नया स्पीकर नहीं चुन जाता, जब तक नया स्पीकर नहीं चुनता, पुराना स्पीकर पद पर बना रहता है, स्पीकर नहीं चुनता, पुराना पद पर बने रहता है, वो प्रोटेम कहलाता है, पुराना पद पर बने रहता है, पुराना पद पर बने रहता है, पद पर बने रहते हैं, पद पर बने रहता है, वही प्रोटेम कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही प्रोटेम कहलाता है, याद रखना, वही प्रोटेम कहलाता है। शपथ के बिना कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता और ना ही वोट कर सकता, ठीक है। ओथ इज नेसेसरी पॉइंटर्स, तो आर्टिकल 99 क्या है, ओथ ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ओथ आपको देखने को मिलती है, ओथ ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेजरली या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ, ओके चलो, ओके ये है आर्टिकल 99। अब इससे आगे आप अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली हेडिंग आप देखेंगे यहाँ पर चीजों के बारे में, अगली हेडिंग की हम चर्चा अगली हेडिंग की हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगली हेडिंग आप यहाँ पर समझेंगे। बेटा स्टडी कंटेंट अब देख हाथ से लिखना, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी संसद की कार्यवाहियां, संसद की कार्यवाहियां अगली हेडिंग है, संसद की कार्यवाहियां हेडिंग है आपकी, संसद की कार्यवाहियां, संसद की कार्यवाहियां आपको देखने को मिल जाएंगी भाई जी। लो भाई संसद की कार्यवाहियां देखा होगा, मेरे फेवरेट कलर्स पे देखा होगा, संसद की कार्यवाहियां आपको देखने को मिलती है, प्रोसीडिंग्स, इनको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स बोला जाता है, प्रोसीडिंग्स डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रोसीडिंग्स है इसमें हम चर्चा करते हैं किस तरीके से रहेगा, मैटर रहता है इसका, संसद की कार्यवाहियों के बारे में चर्चा करने का एक लेवल है, लेवल मैं समझ चुका हूं कि आपका लेवल क्या है, और बहुत लंबा टाइम पहले जान गया था, लेवल नहीं है भाई आपका है, बट कोई बात नहीं, अच्छा आदमी आपका लेवल बना देंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आर्टिकल 100 दो बार में चर्चा करता है सर, यह सदन में गणपूर्ति तथा वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति 100 आर्टिकल 100 दो बार में चर्चा करता है सर, यह सदन में गणपूर्ति तथा वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा करता है, सदन में गणपूर्ति वोटिंग की चर्चा करता है, तथा वोटिंग की चर्चा की जाती है, वोटिंग की चर्चा की जाती है, गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा की जाती है, बताइए गणपूर्ति और वोटिंग की चर्चा की जाती है, यानी मत, सदन में मत की चर्चा की जाएगी, गणपूर्ति का मतलब है कॉरम नंबर की चर्चा की जाएगी, कॉरम नंबर एंड वोटिंग के बारे में चर्चा की जाती है। आर्टिकल 100 गणपूर्ति क्या होती है, मिनिमम प्रेजेंस, ठीक है चलिए, ठीक है। स्टडी कंटेंट बेटा मैं आपको अंतिम बात बता रहा हूँ, शांत हो जाओ, आराम से पढ़ लो, आप ये मत बताओ कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है, ओके, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आज से ही लिख के पढ़ाया करा, जो जहाँ पे AI की जरूरत होगी वो कीजिए, ठीक है। विकास होना, डेवलपमेंट होना ही पता होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है, अगर तुम डेवलप नहीं होगे तो तुम पीछे रह जाओगे। कॉलम नंबर होता है 10%, इसको बोलते हैं मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट ए मीटिंग,
टू स्टार्ट अ मीटिंग, मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट अ मीटिंग आपको देखने को मिलती है कि न्यूनतम उपस्थिति जिसकी वजह से मीटिंग को शुरू किया जाता है, तो यह आपके 10% है। 10% ही लोकसभा में है, 10% ही राज्यसभा में है। अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं तो बात को समझना, जैसे लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिलता है सर 543 सदस्य हैं, तो इसका 10% है 54.3 जो अप्रॉक्स हमें मानना पड़ेगा 55 के। इसके अंदर 245 सदस्य हैं, इसका 10% है 24.5 अप्रॉक्स हमें मानना पड़ेगा 25। तो इतने मेंबर्स मिनिमम चाहिए जिससे कि मीटिंग स्टार्ट हो पाए। इतने मेंबर्स मिनिमम हमें चाहिए जिससे कि मीटिंग को स्टार्ट किया जा सके, ठीक है? याद रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं वोटिंग के बारे में बात करते हैं तो विधेयक पर वोटिंग की चर्चा होती है। विधेयक पर वोटिंग की चर्चा यहाँ पर की जाती है और इसी में बताया जाता है 100 के पहले में कि जो आपके डिसिसिव वोट होगी, निर्णायक मत कौन डालेगा, निर्णायक मत कौन डालेगा, निर्णायक मत का मतलब डिसिसिव वोट कौन डालेगा, डिसिसिव वोट कौन डालेगा। आज तक डिसिसिव वोट का यूज नहीं हुआ है। हाँ, एक कंडीशन आ गई थी, डिसिसिव वोट यूज करनी पड़ सकती थी पर उस समय वो नहीं की गई, बच गए थे। डिसिसिव वोट यूज करनी पड़ सकती थी पर बच गए थे। तो बाबू डिसिसिव वोट का यूज करने का कांसेप्ट ये रहता है, डिसिसिव वोट को यूज करने का कांसेप्ट ये रहता है कि लोकसभा का स्पीकर यूज कर सकता है या फिर राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा सभा इसका यूज करते हैं। जब यूज करते हैं जब दोनों तरफ से वोट बराबर हो जाए, इसका प्रयोग तब किया जाता है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 101 क्या है। आर्टिकल 101 आपको देखने को मिलता है, वो क्या है? आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बताता है सांसदों को अपने पद से हटाए जाने के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, आर्टिकल 101 है सांसदों की सदस्यता रद्द के प्रावधान, सांसदों की सदस्यता रद्द के प्रावधान, सांसदों की सदस्यता रद्द प्रावधान, रद्द के प्रावधान। प्रावधान क्या है? प्रावधान क्या? प्रोविजंस ऑफ, ठीक है? अगर कोई इनएलिजिबिलिटी, प्रोविजंस ऑफ इनएलिजिबिलिटी, प्रोविजंस ऑफ इनएलिजिबिलिटी ऑफ एमपीज, उनको उनके पद से कब हटाया जा सकता है? अच्छा, सेम ऐसा ही आर्टिकल 102, पर आर्टिकल 102 के अंदर हिसाब किताब अलग है। ये किस बारे में बात करता है? विशेष प्रावधान, सांसदों की सदस्यता रद्द करने के विशेष प्रावधान, सांसदों की सदस्यता रद्द के, सांसदों की सदस्यता रद्द के विशेष प्रावधान, सदस्यता रद्द के विशेष प्रावधान क्या है? विशेष प्रावधान क्या होंगे? ये स्पेशल प्रोविजंस क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है? स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इनएलिजिबिलिटी, स्पेशल प्रोविजंस क्या होंगे? प्रोविजंस ऑफ इनएलिजिबिलिटी क्या होंगे? इनएलिजिबिलिटी क्या आपको देखने को मिल जाएंगे? इनएलिजिबिलिटी क्या होंगे कि भाई सदस्यता रद्द होनी है, इसके प्रावधान क्या है? ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन है बेसिकली। इसको एक अच्छा शब्द डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लिखोगे और अच्छा है। एक अच्छा शब्द है, इंग्लिश का अच्छा शब्द है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। दोनों ही शब्द मैं रख लेता हूँ, इनएलिजिबिलिटी रखता हूँ, ये भी बढ़िया है। तो पहले में क्या है कि अगर मैं पागल या क्रैक हो जाए, क्रैक पागल समझ गए, इंसेन हो जाए, इंसेन, या इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, खेल खत्म है, हट जाएगा। लाभ पर धारण कर लिया तो भी गया, लाभ पर धारण कर लिया तो भी गया, लाभ पर धारण कर लिया तो भी गया, नागरिकता गई तो भी गया, नागरिकता गई तो भी गया, नागरिकता गई तो भी गया। इन तीनों परिस्थिति में हो सकता है। एक और चीज है 101 के चौथे क्लॉज में है, बताता है कि 60 दिन सत्र से गायब रहा, 60 दिन बगैर जानकारी सत्र से गायब, बगैर जानकारी सत्र से गायब रहे तो भी गायब। सत्र का मतलब होता है सेशन से गायब, सेशन से गायब, सेशन से अनुपस्थित रहे तो भी गायब, अनुपस्थित रहे तो भी आपकी पात्रता चली जाएगी। एब्सेंट फ्रॉम द सेशन फॉर कंटीन्यूअसली 60 डेज विदाउट इन्फॉर्मेशन तो भी आपका जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, ठीक है अंश पंडित, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बताया। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपका ये जो आप मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहे हो उसको मैं भूल कैसे पाऊंगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 102 में स्पेशल केसेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट आया था 1951 में, इसमें आई थी धारा 8, इसमें धारा 8 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? जिसमें बताया जाता है अगर किसी एमपी को 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हुई तो हट जाएगा, किसी एमपी को 2 ईयर से प्लस की सजा हुई, तो खेल खत्म है, सदस्यता चली जाएगी। या 102 में ही आपको पता लगता है दल बदल प्रावधान, दल बदल दल बदल पर अपात्र, अपात्र बना देना, दल बदल पर अपात्र होना, दल बदल का कांसेप्ट भी आपको यही देखने को मिलता है, याद रखिएगा। आरबीआई 1951 धारा 8 के अंदर होता है किसी एमपी को 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसका पार्किंग लग जाएगी, रद्द हो जाएगी उसकी सदस्यता। ये कुछ मेजर प्रोविजंस हैं, हालांकि प्रोविजंस और भी हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? स्पेशल कंडीशंस में पद का खत्म होना यहाँ पर होता है, ठीक है? याद रखिएगा। दल बदल 52 बच्चे, दल बदल के आधार पर सदस्यता, दल बदल पर अपात्र होना आर्टिकल 102 में है। विधेयक का मतलब बिल, विधेयक का मतलब बिल। स्टडी कंटेंट आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें इससे अधिक आपकी कमेंटों पे गौर नहीं दे सकता। अभी पॉलिटी चली, आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी, अभी आपको स्टैटिक पढ़नी है, स्टैटिक चलेगी तो आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, हिस्ट्री चलेगी तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। आगे हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको देख पाए हैं आर्टिकल 102 पर। इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यह गणपूर्ति के बारे में चर्चा करता है, तो बताता है सब सेम कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया, इसको और बहुत ध्यान से आपके लिए ना थोड़ा क्रिएटिव बना दिया गया आर्टिकल 100 को। जैसे कि सदन चलाने के लिए कम से कम उपस्थित सदस्यों की संख्या, मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट मीटिंग, नियम होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, अगर कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष को सदन स्थगित करना पड़ता है, ठीक है? लोकसभा में 55 है और राज्यसभा में 25 है, क्योंकि 1/10 का इसका पोर्शन होता है। यही है बच्चे आपको जो देखने को मिलता है आर्टिकल 100। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं आर्टिकल 101, पद की रिक्ति की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुना जाता है तो 14 दिन के भीतर एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है। ये भी कहां लिखा हुआ है? यह भी आरपीए एक्ट के अंतर्गत ही लिखा हुआ है, आरपीए एक्ट में ही लिखा हुआ है। इसके लिए सर सेक्शन 15 काम करता है, मुझे एक्जेक्टली सेक्शन इस वाले का याद नहीं है, सेक्शन 15 है जिसके लिए काम करता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, यदि कोई सांसद बिना बताए 60 दिनों तक संसद से गायब रहता है, 101 का चौथा क्लॉज है बच्चा, जो आपको यहां देखने को मिलता है, जो आपके पदों की रिक्ति की चर्चा करता है, ठीक है? याद बेहतरीन। 101 के बाद मैंने आपको बताया था 102, अब 103 के अंतर्गत हम बात करते हैं। 102 और 103 में क्या है? 102 के अंतर्गत तो मैंने बता दिया कि भाई अयोग्यता के आधार किस प्रकार से है, लेकिन 103 आपको यहां पर समझना होगा। 103 का कांसेप्ट आपको समझना होगा, वो मैं खुद ही समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है। आर्टिकल 103, आर्टिकल 103, आर्टिकल 103, यहां मैं दो एक आर्टिकल बता देता हूं, 103, आर्टिकल 104 और आर्टिकल 105। 106 भी यहीं बता देता हूं, आर्टिकल 106, 107 भी बता ही दूंगा क्योंकि छोटे-छोटे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 107, आर्टिकल 108 भी बता ही देता हूं। ये कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं आपको यहां देखने को मिलते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझना इसके बारे में, ठीक है? चलिए चर्चा करते हैं आर्टिकल 103 क्या होता है? ये होता है सदस्यों की यानी कौन से सदस्यों की? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यों की सदस्यता रद्द करने, सदस्यता रद्द करने की घोषणा, रद्द करने की घोषणा कौन करता है? रद्द करने की घोषणा कौन करता है? रद्द करने की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ये डिक्लेरेशन कौन करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? इसको डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? क्वालिफिकेशन कौन करता है? सर डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन किसके द्वारा की जाती है? सर अगर हम बात करें आर्टिकल 201 का बताता है भाई जी,
आर्टिकल अगर किसी की 101 में जाती है तो वो करता है बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुझाव पर राष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि दल बदल के बेसिस पर जाती है, बट इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है, दल बदल के आधार पर जाती है तो दल बदल की सलाह जो देता है, दल बदल के आधार पर सलाह, दल बदल के आधार पर सलाह देता है स्पीकर, आधार पर सलाह देता है स्पीकर, और सलाह कौन देता है बच्चे? दल बदल के आधार पर सलाह देता है स्पीकर, और इसके अंदर घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति, घोषणा करता है राष्ट्रपति। बात खत्म। मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे, पूरा का पूरा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 104 की हम चर्चा करते हैं, आर्टिकल 104 की चर्चा करते हैं। 104 क्या? अगर अमान्य सदस्यता के साथ आप पद में बैठते हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा। अमान्य सदस्यता के साथ पद पर बैठने पर जुर्माना लगता है। अमान्य सदस्यता के साथ पद पर बैठने पर जुर्माना लगता है। अमान्य सदस्यता के साथ पद पर बैठने पर, अमान्य सदस्य के साथ पद पर बैठने पर जुर्माना लगता है, पर जुर्माना, फाइन ऑन सिटिंग इन हाउस विद इनएलिजिबल मेंबरशिप, सिटिंग इन हाउस इनएलिजिबल मेंबरशिप, तो आपके जुर्माना लगेगा। तो भैया इनएलिजिबल मेंबरशिप के साथ अगर अमान्य सदस्य के साथ आप पद पर बैठे हो तो जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? पर डे लगता है 500 का, पर डे लगता है 500 का। लेकिन चेतावनी के बाद अगर दोबारा करा जाता है पर डे 500, लेकिन पुनः अगर किया जाता है, सब्सिक्वेंट अगर किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। सब्सिक्वेंट पर क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होती है। अगर सब्सिक्वेंट किया जाए, पुनः किया जाए, तो फिर लीगल एक्शन होता है, और लीगल एक्शन डिपेंड करता है आपका, ठीक है, कि हमारा स्पीकर कितना लीगल एक्शन सोचा, वो डिपेंड है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 की हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आर्टिकल 105 के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 105 जोड़ा इसमें बताता है संसद में बोलने का अधिकार, संसद में बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संसद में बोलने का अधिकार आपको देखने को मिलता है। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट आपको देखने को मिलता है। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट सिंपल है, राइट टू स्पीक का कांसेप्ट है, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट आ जाएगा, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट आपका आ जाएगा। पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, सिंपल सी बात है। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट जो आपको देखने को मिलता है वो कंप्लीट और बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट कैसे चर्चा करता है सर? राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट का कांसेप्ट इतना ज्यादा क्लियर है जिसका कोई जवाब नहीं। देखो इसके अंतर्गत मैं बात करता हूं राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट में अगर आपको भाषण देना है या कुछ भी बोलना चाहते हो तो जो चाहो वो बोल सकते हो, तो जो चाहो वो बोल सकते हो। इसके बारे में याद रखना, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट है, संसद में जिस प्रकार से चाहे जैसे चाहे बोल सकते हैं, आपको पूरी मतलब खुली छूट है, आपको जो चाहो वो बोलो, खुल के खेलो, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव है, ये हमारी बहन ममता जो कोई मामूली आदमी, मजबूत आदमी है, उन्होंने बोला कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप बोलते हैं तो कोई भी केस नहीं लग सकता, नो लीगल एक्शन। संसद में बोलने के ऊपर नो लीगल एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। संसद में भाषण दिया, इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अब 106 की बात करते हैं, वेतन के प्रावधान, सांसदों के वेतन के प्रावधान, सांसदों के वेतन के प्रावधान, वेतन के प्रावधान आपको देखने हैं। सांसदों के वेतन के प्रावधान है प्रोविजंस ऑफ एमपीज सैलरी, प्रोविजंस ऑफ एमपी सैलरी, प्रोविजंस ऑफ एमपीज सैलरी, एमपीज की जो सैलरी होती है उनके प्रोविजंस भी आपको यहां देखने को मिलते हैं। एमपी की सैलरी के प्रोविजंस यहां पे, ये सांसदों पर निर्भर करती है, ये संसद पर निर्भर है, संसद पर निर्भर है, और संचित निधि से दी जाती है। कहां से? संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है, निधि से दी जाती है। आर्टिकल 107 क्या है बच्चे? यह साधारण विधेयक का पारित होना, साधारण विधेयक का पारित होना हो जाएगा, साधारण विधेयक का पारित होना, साधारण विधेयक का पारित होना हो जाएगा, साधारण विधेयक का पारित होना आपको देखने को मिल जाएगा, विधेयक का पारित होना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है उसका पारित होना आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसको पास होने के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चलो सिंपल सी बात। आर्टिकल 108 के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं, आर्टिकल 108 क्या है? ठीक है, संचित निधि आर्टिकल 266 में, इसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। आर्टिकल 108 के अंदर क्या है? आपका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई, संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन, अधिवेशन मतलब जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का मतलब लोगों को लगता है जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साथ-साथ बैठते हैं, बट जॉइंट सेशन का मतलब बच्चा ये नहीं है, पता ही नहीं। जॉइंट सेशन का मतलब है कि जब एक बिल को एक बार में दोनों सदनों में पेश किया जाए, वो होता है जॉइंट सेशन। एक ही साथ डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा पहले पारित करेगी तब वो लोकसभा हो जाएगा, नहीं, एक बार में ही विधेयक को दोनों के अंतर्गत में पेश किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन एक ऑस्ट्रेलियन प्रोविजन है, ये ऑस्ट्रेलिया से पिक किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से पिक किया गया था। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों एक बार में बैठते हैं, नहीं, जब एक ही बार में दोनों को पेश किया, दोनों में पेश किया जाता है तो वो कांसेप्ट होता है संयुक्त अधिवेशन का, जॉइंट सेशन का। अब यहां पहले सारे बच्चे लाइक कर लीजिए भाई, क्या कहते हो, कर लेते हैं। और ये कब होता है? कब होता है ऐसा? कब होता है? ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक पर विवाद हो, राष्ट्रपति बुलाता है, किसी विधेयक पर विवाद हो, किसी विधेयक पर विवाद हो, कोई विवाद चल रहा है, इसको आहूत कौन करता है? इनवाइट कौन करता है? आहूत या इनवाइट कौन करता है? इनवाइट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, एलएस स्पीकर। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, मान के चलो कल को मैं राज्यसभा का सदस्य मुझे घोषित कर दिया, लेट्स सपोज मुझे राज्यसभा का सदस्य घोषित कर दिया जाता है, मजा आया लोगों को, और मुझे राज्यसभा में मेंबर घोषित कर दिया, क्या मैं लोकसभा की मीटिंग में बोल सकता हूं? ठीक है, बताइए बताइए, क्या मैं लोकसभा की मीटिंग में बोल सकता हूं? मैं राज्यसभा का सदस्य बनाऊं, क्या मैं लोकसभा की मीटिंग में जाके ज्वाइन कर सकता हूं, बैठ सकता हूं, देख सकता हूं कार्रवाई क्या चल रही है? जी हाँ, मैं बैठ सकता हूं। तो सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं लोकसभा में वोटिंग चलने पर वोट नहीं डाल सकता, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। याद रखना, ये एक बड़ा अच्छा सवाल, राइट, बहुत अच्छा सवाल है। अभी अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक 3 बार लग चुका है। 1961 में दहेज प्रतिशत अधिनियम के खिलाफ, 1978 में बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, 2002 में पोटा एक्ट के लिए, पोटा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, और 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए, बट क्योंकि वो लागू नहीं हुआ है इसलिए वह चल नहीं रहा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, चीजें आपको बढ़िया लेवल की देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, एक सेकंड भाई जी, ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, यही जो चीज मैंने आपको बताई है, ये आपको अब यहाँ डिजिटल स्लाइड्स में मिलेंगी, ये सेम चीज आपको डिजिटल स्लाइड्स में मिलेंगी, थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषण और वोट। सदन के प्रत्येक सदस्य को भाषण देने और मतदान करने की पूरी स्वतंत्रता है। न्यायिक सुरक्षा, सदन में कहीं किसी बात के दिए गए वोट के खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं होगा। कार्य स्वतंत्रता, सांसद सदन में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे और संसदीय समिति के विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, स्पेशल पावर इनको अलॉट होती है। ये चीजें हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 105 से संबंधित कानूनी मामले। नवीन जिंदल का केस 2004 में है, तो इसी से रिलेट करता है। नवीन जिंदल केस में तिरंगा फहराने के आर्टिकल को 19 के फर्स्ट में जोड़ दिया था, या विशेष अधिकार के तौर पर ही जोड़ा गया था, यह विशेष अधिकार के तौर पर ही जोड़ा गया था। पीवी नरसिम्हा राव का केस था, पीवी नरसिम्हा राव के सदन में भाषण की स्वतंत्रता मर्दानी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए।
पीवी नरसिम्हा केस बहुत क्लासिक था। पीवी नरसिम्हा का कहना था कि सदन में गाली गुफ्तार नहीं होनी चाहिए। अगर गालियां देते हो तो वो मर्यादा नहीं है। ये पहली बार नरसिम्हा राव केस में कहा था। आलोचना करने का अधिकार है लेकिन भाषा मर्यादित हो, गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर कार्रवाई हो सकती है। ये बात इसमें लिखी थी, बट डिपेंडेंसी है इसमें, स्पीकर को ऐसा लगना चाहिए, स्पीकर को लगना चाहिए गाली दी गई, नहीं तो खेल खराब। आर्टिकल 106 वेतन में भत्ते में बता चुका हूं। सांसदों के वेतन में भत्तों का निर्धारण स्वयं पार्लियामेंट करती है। सांसदों को पेंशन, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, चिकित्सा जैसी मुफ्त सुविधाएं भत्ते मिलते हैं। संविधान की अनुसूची 2 में इस प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। अभी बता क्या हूं, रिवीजन होगा। 107 में बताया पहले सदन में आएगा, लोकसभा राज्यसभा में किसी एक में आए, राज्यसभा लोकसभा में एक में, राष्ट्रपति साइन कर दे। ये पूरा प्रोसीजर होता है जैसे कि विधेयक बनता है 107 में। पारित करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल है आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की जा रही है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की जा रही है आर्टिकल 108। ये स्रोत क्या है 108 का? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। यदि स्पीकर ना हो तो उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता कर सकता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति कभी भी इसको हेड नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या तो नहीं है सर, कोई भी समस्या नहीं है। इसके उदाहरण के लिए चर्चा की गई है विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम भी आपको देखने को मिलता है, याद रखना। दूसरा आपको देखने को मिलता है 2002 में आया था, पोटा एक्ट आया था। पोटा एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज भी यहीं पर आया था। टेररिज्म एक्टिविटीज ये भी इसमें देखने को मिलता है। याद रखना, यदि एक सदन विधेयक पास कर दे, दूसरा अस्वीकार कर दे, यदि दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक रोक ले तो बैठक बुलाने के कारण ये हो सकता है। ये बेसिस है जिस पर बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, बार-बार चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल। हम बात करते हैं इसके बाद धन विधेयक के बारे में। यहाँ तक चर्चा खत्म हुई। अब हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। बहुत जोरदार चर्चा, ठीक है, बहुत जोरदार चर्चा होगी धन विधेयक के बारे में। दो प्रोविजन है धन विधेयक क्या है और धन विधेयक के प्रावधान क्या है। ये दो आर्टिकल्स, ठीक है, दो आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल नंबर 109 और एक आर्टिकल नंबर 110। 109 और 110। आर्टिकल 109 है, आर्टिकल 109 है, यह धन विधेयक प्रावधान, ये धन विधेयक के प्रावधान है। धन विधेयक के प्रावधान है बच्चे, प्रावधान है, प्रोविजंस है, मनी बिल प्रोविजन है बच्चे। ये क्या है? मनी बिल प्रोविजन है। और ये क्या है? ये है सर धन विधेयक के अंतर्गत आर्टिकल 110। ये इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे हम क्या? धन विधेयक परिभाषा, डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन। अब पॉइंट आता है कि आपके सबसे पहले धन विधेयक है क्या? पहले मैं आर्टिकल 110 करूंगा। कोई ऐसा विधेयक जिसमें डायरेक्टली पैसे की चर्चा की गई है वो धन विधेयक होगा। डायरेक्टली पैसे की चर्चा की गई, बात समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करते हैं। देखो, कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें सीधा प्रत्यक्ष सरकार को धन का लाभ या सरकार को धन की हानि की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखेंगे धन विधेयक की परिभाषा क्या कहती है? ऐसा विधेयक जिसमें सीधा, ऐसा विधेयक जिसमें प्रत्यक्ष सरकार को, जिसमें सरकार को प्रत्यक्ष 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 धन लाभ या धन हानि हो रही है। धन का लाभ अथवा धन हानि हो रही है, अथवा धन की हानि हो रही है, अथवा धन हानि हो रही है, धन हानि हो, धन का लाभ हो, धन की हानि। विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। इसमें टैक्स को बढ़ाना, घटाना, समाप्त करना है, जीएसटी में बदलाव जैसे विषय आते हैं। क्योंकि सरकार को टैक्स बढ़ाना, घटाना है, भारतीय सरकार को पैसा मिलेगा, राइट। भारत सरकार को संचित निधि आर्टिकल 266 से धन निकालना, डालना, इसके अंतर्गत आता है भूमि मनी वाला एक तरीके से, राइट। विदेशी ऋण देना, गारंटी देना और व्यय की घोषणा करना भी इसके दायरे में आता है। निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का स्पीकर लेता है। ये बात आर्टिकल 109 में लिखी हुई है। मतलब देखो कहने की बात है, सरकार को सीधा पैसा मिले, सर्विस में सीधा पैसा मिले, वो धन विधेयक है। सरकार अगर सैलरी होल्ड करते इसी में आएगा। अगर सरकार सैलरी होल्ड करते, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी होल्ड करते इसी में आएगा। सरकार अगर विदेश से कर्जा ले ले, विदेश से कर्जा ले ले, विदेश से कर्जा ले ले, वो भी कहाँ आएगा? वो भी नहीं आएगा। विदेश से कर्जा ले ले तो वो भी नहीं आएगा। बात है समझ? दिस इज डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, याद रखिएगा, ये मनी बिल की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता इसमें समस्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 109 क्या है, इसके प्रावधान या विशेष प्रक्रिया। देखो, पेश करने का स्थान, इसको प्रेजेंट कहां किया जाता है? प्रेजेंट करने का स्थान है धन विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसको हम लोकसभा से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली स्टार्टेड फ्रॉम लोकसभा। एक और बात है, प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति हस्ताक्षर चाहिए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए। प्रेसिडेंट सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज नीडेड, नीडेड है। दूसरा क्या है? राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में बहुत सीमित शक्तियां, बहुत लिमिटेड पावर्स हैं। सीमित मतलब लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड पावर्स हैं। मतलब बात ये हुई, वह केवल इसे 14 दिन तक ही रोक सकती है। यदि 14 दिन में वापस नहीं किया तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा के सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है, नॉन बाइंडिंग इनके सजेशंस होते हैं, नॉन बाइंडिंग सजेशंस इनके होते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने बताया। मतलब ओनली 14 डेज राज्यसभा इसको होल्ड कर सकती है, उसके बाद वो कैंसिल कर सकती है। मतलब मैं अगर मन से तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें मन से बताऊं तो ये बहुत ही खास है। बच्चे दो प्रकार के बिल होते हैं, स्पेशल बिल होते हैं और आपके ऑर्डिनरी बिल होते हैं। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अब तक इस लेवल का मैंने खुद भी नहीं पढ़ाया है। सिविल्स के बाद अब मैं पहली बार इस लेवल का पढ़ा रहा हूं। याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति, स्वीकृति को रोकना। यह आप पढ़ चुके हैं। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीटो पावर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, याद रखिएगा, वीटो पावर के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वार्षिक वित्त विवरण की। वार्षिक वित्त विवरण आर्टिकल 112 बजट की चर्चा करते हैं। वार्षिक वित्त विवरण की हम चर्चा करते हैं। बजट जो टर्म है संविधान में कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। जो बजट शब्द है वो संविधान में कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। जो बजट टर्म है बच्चे, बजट शब्द है, ये संविधान में प्रयोग ही नहीं है। ये संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। दिस वाज नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कभी नहीं है। तो याद रखा, इसके अंदर संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्त विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यूज होता है। अब ये बजट शब्द कहां से है? बात है 1733 की। 1733 ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपॉल, ब्रिटेन में रॉबर्ट वॉलपॉल एक बजट पेश करते हैं। रॉबर्ट वॉलपॉल चमड़े के थैले में बजट लेकर आते हैं। चमड़े के थैले में बजट लेकर आते हैं, थैले में बजट लेकर आते हैं। तो लोगों ने इसको फ्रांस की भाषा में ब्यूजेट बोला था। ब्यूजेट, ब्यूजेट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। तो वही चीज 1833 के बाद से आपकी क्या कहलाने लगी? बजट कहलाने लगी। भारत का पहला बजट 1860 में आता है। भारत का पहला बजट 1860 में आता है। ये हमारी वार्षिक वित्त वर्ष है, ये हमारी वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर हमारी ये होती है। और याद रखना भैया कि भारत का पहला बजट जो है, फर्स्ट बजट कब आया है हमारा? फर्स्ट बजट कब आया है? तो पहला बजट आता है हमारा 1860 में। जेम्स विल्सन भाई लेकर आते हैं, जेम्स पाजी लेकर आते हैं, जेम्स विल्सन पाजी को लेकर आते हैं। जेम्स विल्सन पाजी के द्वारा ही लाया जाता है। इसको प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति इसको प्रस्तुत करते हैं। किसके नाम पर? देखो याद रखना, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। पहले इसको राष्ट्रपति को पेश करते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसको पेश किया जाता है। याद रखना, उद्देश्य इसमें पूरे साल के खर्चे, शिक्षा, रक्षा आदि का ब्यौरा होता है। एक्सपेंस ऑफ ईयर इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। यही है आपका बजट। आर्टिकल 112 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2016 के बाद से 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2016 के बाद से इसको 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है।
क्या आप समझ में आई भाई बात को? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? दिमाग खुल गया नहीं खुला? बात समझ में आई नहीं आई ये भी बता दो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा किस लेवल पे रहेगी उस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा जरूरी होंगे। देखो बच्चे आर्टिकल 113 वगैरह जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको छोटी-छोटी बातें बताता चलता हूँ 113 वगैरह के बारे में। प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट्स, विभिन्न मंत्रालय जैसे रक्षा कृषि बजट में अपने लिए अलग-अलग अनुदान की मांग रखते हैं। जैसे मान के चलो अगर मैं एजुकेशन के अंतर्गत लेट्स सपोज कि मैं शिक्षा मंत्री बन गया था, तो शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं आर्टिकल 113 का यूज करूंगा। मैं आर्टिकल 113 का यूज करके कह दूंगा कि भैया मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाता हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए मुझे चाहिए 5000 करोड़ का खर्चा मुझे चाहिए, 5000 करोड़ का खर्चा मुझे चाहिए, नहीं तो भस्म कर दूंगा। ये बात अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं। तो बताया जाता है चर्चा और मंथन इन मांगों पर केवल लोकसभा में ही चर्चा होती है और मतदान हो सकता है, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। अनुदान प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, ये भी जरूरी है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर उस पे चाहिए, मैं डिमांड कर सकता हूं। उसके लिए आर्टिकल लगेगा 113 अनुदान की मांगों की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर एस्टिमेट्स, मुझे लगता है इतना खर्चा तो कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है प्रोसीजर फॉर एस्टिमेट्स। फिर आता है 114 विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, ठीक है? अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए आपको जो बिल की जरूरत होती है वो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 114, इसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होते हैं वो भी समझना। अप्रोप्रिएशन बिल वो बिल होते हैं जो आपको संचित निधि से पैसा चाहिए। संचित निधि हर कोई जानता है, जैसे संचित निधि आर्टिकल 266 में है, लेकिन भैया थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके याद रखना, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है, विनियोग विधेयक की जरूरत पड़ती है। बिना विनियोग विधेयक पास कराए सरकार संचित निधि से एक रुपया भी नहीं निकाल सकती, बिल पास कराना पड़ेगा। प्रक्रिया है लोकसभा अनुदान मांगों की मंजूरी दे देती है, तब पैसा निकालने के लिए विधेयक लाया जाता है, ठीक है? पैसा निकालने के लिए आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक है? चलो भाई बहुत तगड़ी लेवल की चीज आपको देखने को मिलेगी, यही है कंसोलिडेटेड फंड, इसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स। यही है आपका कंसोलिडेटेड फंड का कांसेप्ट। अगर बात समझ में आई है तो बता दीजिए, याद रखोगे? जी सर याद रखें, बहुत बढ़िया, बहुत जोर। 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक भुगतान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं, एडिशनल ग्रांट्स होती हैं, एक्सेस ग्रांट होती हैं। यदि बजट में दी गई राशि कम पड़ जाए तो अतिरिक्त राशि के लिए चलाया जाता है। मान के चलो, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। मान के चलिए आपको एक ज्ञान भारत मिशन आया था 2025 के बजट में, जिससे कि पुराने डॉक्यूमेंट्स को डेवलप किया जाना था, किसमें? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में। उसके अंदर 500 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, लेट्स सपोज वो कम पड़ जाए, तो वह आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट से मांगे जाते हैं। अनुपूरक डिमांड इसी में आती है, सप्लीमेंट्री डिमांड इसी में आएगी। नेक्स्ट एडिशनल ग्रांट, बजट के बाद किसी नई सेवा को अचानक आ गया, आपसे कोरोना आ गया, तो इसके लिए एडिशनल ग्रांट भी लेके आना पड़ता है, आर्टिकल 115 में। एक्सेस ग्रांट, यदि स्वीकृति राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो इसकी मंजूरी के लिए से लाया जाता है। याद रखना, इसकी जांच लोक लेखा समिति करती है और कैग भी करता है। लोक लेखा समिति के अंदर आपके सदस्य कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति के अंदर सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, ये इसके अंतर्गत होते हैं, एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। 1 साल का टेन्योर होता है। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 116 है ग्रांट्स के बारे में, आर्टिकल 116 बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 117 आता है फाइनेंशियल बिल होता है, राजस्व व्यय और करों से रिलेटेड बातें होती है, सर रेवेन्यू एक्सपेंस से रिलेटेड बात होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बातें होती हैं कि हम देश के अंदर यहाँ विकास करना चाहते हैं, उसके लिए हम खर्चा करेंगे। धन विधेयक की तरह यह भी केवल लोकसभा में ही होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, इसे भी राज्यसभा 14 दिन तक सीमित अवधि के लिए विधेयक जाता है, ये भी वहीं पर जाता है, दोनों में डिफरेंसेस है, रोका जा सकता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा रोका जा सकता है। ओके याद रखिएगा, ये आर्टिकल 117 हुआ। ओके अब हमारे दो आर्टिकल और बचते हैं, एक बचता आर्टिकल 118, ठीक है? 118 के अंतर्गत क्या बताया गया? संसद के दोनों सदन अपने कामकाज संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकते हैं, मतलब कि रूल मेकिंग आर्टिकल 118 में है। राज्यसभा एंड लोकसभा संचालन के लिए अलग-अलग कानून बना सकते हैं, संचालन के लिए स्वयं कानून बना सकते हैं, स्वयं कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बना सकते हैं। आर्टिकल 119 अगेन मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है, ये आपका जरूरी नहीं बैठेगा। आर्टिकल 120 संसद की भाषा लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज हम बात करें, कार्रवाई हिंदी या इंग्लिश में होगी। लैंग्वेज डायरेक्टली या तो हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक हो। लेकिन अगर हमारा स्पीकर अनुमति देता है, आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई भाषा नहीं आती, तो आप स्पीकर से परमिशन ले लीजिए, स्पीकर से आप परमिशन ले लीजिए और 22 भाषा जो अनुसूची 8 में है उसमें से किसी भी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, जो अनुसूची 8 में है उसमें से किसी भी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, मजा आ जाएगा। किसी भी भाषा का प्रयोग कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ये आर्टिकल 120 है। इसके बाद आता है बच्चे आपका लास्ट स्लाइड आज की, जिसमें चर्चा की जाती है आर्टिकल 121 और 22 की। आर्टिकल 121 में संसद में जजों के आचरण या उनके द्वारा किए गए फैसले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अंदर सिंपल आपको बताया जाता है कि संसद में किसी भी प्रकार से कुछ भी काम चल रहा है तो उनके आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी, ना 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 ना। और 122 में बता रहा है कि संसद के अंदर होने वाली कार्रवाई और विवादों की जांच न्यायालय नहीं कर सकता। मतलब कि आर्टिकल 121 में क्या है? संसद पर जजों के मामलों में हस्तक्षेप पर रोक, जजों के मामलों में हस्तक्षेप पर रोक है, हस्तक्षेप पर रोक है, ये कुछ नहीं कर सकते, हस्तक्षेप पर रोक है। और जस्ट इसका उल्टा है, मतलब कि जो हमारे कोर्ट है, कोर्ट पर सांसद प्रक्रिया का संसद प्रक्रिया के कोर्ट पर संसद प्रक्रिया में हस्तक्षेप पर रोक है, संसद प्रक्रिया में हस्तक्षेप पर रोक है, हस्तक्षेप पर रोक होगी। यह आपका यहाँ लिखा हुआ है कि भैया कोर्ट पर भी संसदीय प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप नहीं करनी है और ठीक उसी प्रकार से वो भी हस्तक्षेप नहीं करनी है। बिल्कुल बेहतरीन आर्टिकल है दोनों, आपस में एक दूसरे को भैया आप अपने काम से काम रखो, आप अपने काम से काम रखो, एक दूसरे के कामों में कोई भाषण नहीं है। बात करो अब आपका बचता है कल, ये सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है, ताकि दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों सेपरेट रहें। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट 121, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क डिस्टर्बेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये यहाँ है। और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है, कल हम देखते हैं, कल आपको देखने को मिलेगा आपका आर्टिकल 123 है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट कल ही खत्म कर देंगे। आज जो बच्चे अभी तक नहीं आए क्लास के अंदर, बच्चों के अंदर कमी रही